ये जो पहलगाम अटैक हुआ है अभी, वाई पाकिस्तान इज डूइंग सच थिंग्स, व्हाट इज दैट मोटिव बिहाइंड इट? पाकिस्तान जो एक देश है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड देश है। अंग्रेज़ों का मकसद था कि हिंदुस्तान को तोड़ना है। मज़हब की लड़ाई ये अंग्रेज़ों ने शुरू कराई थी और उसी का फ़ायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया। सो आपने इंडस ट्रीटी के बारे में बताया, तो वो हमने सस्पेंड की है, तो उसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या हो सकती है? तो इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान की 80% एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन इंडस रिवर। 80%? 80%। तो इंडिया के पास आज सबसे बड़ा वेपन हथियार यही है। ये 6 नदियाँ, लेकिन साले जिस दिन लड़ाई हो गई ना और पाकिस्तान के टैंकों को डुबोना, तो हमारा इरादा था साला खोल दो पानी पूरा। बड़ी वो ये जो पहलगाम हमला हुआ, क्या हम इसको रोक सकते थे? तो क्या ये रोका जा सकता था? देखिए, काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी में 3 एलिमेंट्स या फेसेट्स बहुत जरूरी हैं। 1 इंटेलिजेंस, सेकंड इज प्रोटेक्शन एलिमेंट एंड द थर्ड फेसेट इज द स्ट्राइक एलिमेंट। जब वॉर होता है तब स्पाई नेटवर्क्स कैसे वर्क करते हैं जासूसों के? जैसे अभी इंडिया में भी एक पकड़े गए हैं, शी वॉज वर्किंग फॉर पाकिस्तान। वो लड़की को पता ही नहीं चला होगा कि ये क्या होने वाला है। वो तो सोच रही है मैं सही अच्छा काम कर रही हूँ, पर पाकिस्तान उसको धीरे धीरे जंगल में फंसा रहा था। किस प्रकार जासूसी फंस सकते हैं, कोई भी फंस सकता है, कोई भी। हमारी आर्मी में एक शिक्षा होती है, सब पे शक करो। रियलाइज तो हम ऐसा कराएंगे कि हम आपको ट्रस्ट करते हैं, लेकिन तो भी हम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हैं। Welcome back, guys, to the Janis podcast, where we just don't start the conversation but we start the moments. I am your host, Shashank Jani. Today, we are joined by the Army Major General who has experience in the Army more than 40 years, who has worked in the various places of Army, including India, Afghanistan, Rwanda. उन्होंने कश्मीर में भी काम किया हुआ है, सियाचिन में काम किया हुआ है और वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया. And he also has a various medals and government awards in his name. Yes, I am talking about the Major General संजय मैस्टन. उनके दोनों बेटे भी देश को सर्व करने के लिए आर्मी में ज्वाइन किए हैं. सो हाय सर, हाउ आर यू? Shashank, thank you. And I must appreciate your efforts that at young age of 22, you have approached me and I've heard your ideas. It's a good idea that you are running this podcast and I wish you all the best. And I'm quite sure ये show अच्छा होगा. थैंक यू सर फॉर अप्रिशिएशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सर, ये जो पहलगाम अटैक हुआ है अभी, 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई है, इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान का हाथ है. वी ऑल नो अबाउट डैट. सो बट वाई पाकिस्तान इज डूइंग सच थिंग्स? व्हाट इज़ दैट मोटिव बिहाइंड इट? पहली बात हमें समझना पड़ेगा, पाकिस्तान जो एक देश है वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड देश है। अंग्रेज़ों ने इस देश को बनाया था और भारत से कार्व आउट किया था 1947 में। और ये जो देश जब कार्व आउट हुआ था, इसका आधार सिर्फ एक ही था, 2 नेशन थ्योरी, जो मोहम्मद अली जिन्ना की थी। और उस 2 नेशन थ्योरी में सिर्फ मज़हब था, धर्म के नाम पे ये बंटवारा हुआ था। पहली बार विश्व में किसी देश को ऐसे बांटा गया कि धर्म के नाम पे। तो ये एक स्ट्रेटजी ब्रिटिशर्स की थी और इसमें उस ज़माने में इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनाइट होके ये लड़ाई कर रही थी। और उस लड़ाई में अंग्रेज़ों को जब डर था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उन्होंने एक नया आदमी खड़ा किया, मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका मकसद ये था, अंग्रेज़ों का मकसद था कि हिंदुस्तान को तोड़ना है। और उन्होंने ये जो आज हम देश पूरे इस साउथ एशियन रीजन में देखते हैं, मज़हब की लड़ाई, ये अंग्रेज़ों ने शुरू कराई थी। जो सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया वर सोन बाय द ब्रिटिश राज, और उसी का फ़ायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया और वो 2 नेशन थ्योरी हुई और ये फैसला हुआ कि ये देश क्रिएट होगा। जब ये देश क्रिएट हुआ, ये बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है समझना। इस बैकड्रॉप में जब पार्टीशन एग्री किया गया, उस समय एक और फोर्स थी, खुदाई खिदमतकार, और उसका जो लीडर थे वो खान अब्दुल गफ़ार खान थे, जिनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। वो खैबर पख्तूनवा के इलाके के थे, जो आज डिस्प्यूट में है, पाकिस्तान के अंदर है। और वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ थे उस समय। और उनका भी इरादा ये था कि देश को तोड़ना नहीं है। लेकिन ये धर्म की थ्योरी में ये सक्सेसफुल हो गए अंग्रेज़ और ये मोहम्मद अली जिन्ना, तो ये देश क्रिएट हुआ।
जब ये देश क्रिएट हुआ उस समय भारत में 600 से ज़्यादा प्रिंसी स्टेट्स थे, जिसमें कश्मीर भी था, बलूचिस्तान भी था और ऐसे कई देश थे। और जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होना था तो ये प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया था कि आपके पास अधिकार है, आइदर यू कैन ज्वाइन पाकिस्तान और यू कैन ज्वाइन इंडिया। मैं अभी दो स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स का नाम ले रहा हूँ। एक है बलूचिस्तान, खान ऑफ कलाट। खान ऑफ कलाट ने बोला मेरे को किसी को ज्वाइन नहीं करना, मैं इंडिपेंडेंस लेके रहूँगा। और 12 अगस्त 1947 ने खान ऑफ कलाट ने अपने इलाके को, बलूचिस्तान का वो इलाका था, उसने अपने को इंडिपेंडेंट किया। और 227 डेज़ के लिए बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश के तौर पे था। ये हिस्ट्री अब हमको पता होना चाहिए। दूसरा, कश्मीर। हमारे हिंदुस्तान के लोग भी कई बार सोचते हैं कि कश्मीर मसला है। कश्मीर मसला बिल्कुल नहीं है। कश्मीर इसलिए मसला नहीं है क्योंकि माउंटबेटन, नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में एक रिटन डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट में बहुत क्लियर है कि स्टेट के जो हेड्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स के जो भी रूलर है, उसको अधिकार है इंडिया या पाकिस्तान के साथ जुड़ने का। और 26 अक्टूबर 1947 में महाराजा हरी सिंह ने कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके साथ साइन किया? इंडिया के साथ। तो टेक्निकली, लीगली, मॉरली कश्मीर भारत के हाथ में है। और मैं पढ़ के बताना चाहूँगा, मैं जब अफ़गानिस्तान में था मेरे को एक किताब दी गई, पश्तून्स जो पठान हैं। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं अफ़गानिस्तान में था मेरे को पता चला कि वहाँ सारे मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो हिंदुस्तान को प्यार करते हैं। इंडिया इज़ द मोस्ट लव्ड कंट्री बाय अफ़गान्स। और हैरानी होगी, सबसे नफ़रत, हेट्रेड किसको है इनको? पाकिस्तान को। वो उसको दुश्मन मानते हैं और पाकिस्तान भी इसको दुश्मन मानता है। और इसीलिए क्योंकि जब इस देश को अपना इंडिपेंडेंस मिला, अफ़गानिस्तान ने इसको लास्ट में रिकॉग्नाइज़ किया और इसकी यूनाइटेड नेशंस मेंबरशिप के लिए भी 2 साल के लिए अफ़गान ने ही माना था। और ये क्यों नहीं माना था कि जो अभी मैंने खुद ही खिदमतकार बोला, जो खैबर पख्तूनवा पश्तून्स थे, पश्तून्स, वो पाकिस्तान से शुरू से नफ़रत करते थे और पश्तून्स वर नेशनलिस्ट। वो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे देश की आज़ादी के लिए। उनका नारा था देश की आज़ादी के लिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का नारा था एक देश क्रिएट किया जाए, आर्टिफिशियल देश, जिसको मज़हब के नाम पे क्रिएट हुआ। अब मैं ये आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूँ जो हर हिंदुस्तानी को पता होना चाहिए। मैं अफ़गानिस्तान का इसलिए जिक्र किया, जब मैं वहाँ अफ़गानिस्तान में था मैंने पश्तून्स का भारत के प्रति लगाव और इज़्ज़त देखी। तब मेरे को उन्होंने बताया, जनरल साहब ये किताब लिए आपको अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ये किताब लिखी है खान अब्दुल वली खान ने पश्तून में, पश्तो लैंग्वेज में। और ये किताब का बैकग्राउंड ये है कि ये जब किताब लिखी गई थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे ब्रिटिश इंडिया के, 30 साल के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे इंडिया के बारे में, उन्होंने रिलीज़ करके इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में ये डॉक्यूमेंट्स रखे इन ओरिजिनल। सो एनीवन, कोई भी जाके उनको पढ़ सकता है, एनीवन कैन रीड इट। और उसमें ये खान अब्दुल वली खान इज़ द सन ऑफ फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ़ार खान। वली खान ने ये बुक को लिखा है। और ये लिखा क्या है? उसका बुक का नाम है फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो जितने भी उसमें चीज़ें लिखी हैं फैक्ट्स हैं। वो वाइस रॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जो भी गवर्नर जनरल इंडिया में सारी कॉरेस्पॉन्डेंस है वर्बेटम। तो इसीलिए ये किताब का नाम है फैक्ट्स और फैक्ट्स। इसने ये किताब लिखी। ये बुक पाकिस्तान में बैंड है और इंडिया में ये बुक के बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। मेरे ख्याल आज पूरे इंडिया में मेरे पास ही है। एंड थैंक गॉड टू माय अफगान फ्रेंड हु गेव मी दैट बुक। और ये बुक मैंने कई बार पढ़ी है, उससे मेरे को पता चला है कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या थी। अब ये जो उसमें लिखा हुआ है वो बुक में, मैं इतना ही आपको पढ़ता हूँ। इफ़ द हिंदू महाराजा ऑफ द स्टेट हैड डिसाइडेड टू एक्सीड टू इंडिया, द मुस्लिम लीग हैड नो moral or legal right to question this decision. They had already decided, जो मैंने आपको बोला, that the accession of the Indian states would be decided by the ruler, and the ruler was Maharaja Hari Singh, who acceded to India.
इन दिस मैनर कश्मीर वॉज पार्ट ऑफ इंडिया, कोई डाउट ही नहीं है। तो कई हमारे भी लोग बार बार बोलते हैं कि कश्मीर मुद्दा है, कश्मीर मुद्दा है ही नहीं, ये साफ बता रहा है। मुद्दा अब क्या है वो मैं आपको बताऊं। मुद्दा ये था जब ये भारत का पार्टीशन किया गया अंग्रेज़ों द्वारा, और ये मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना को मज़हब के नाम पे जो देश बनाया है, तो उस समय कश्मीर पूरा भारत के साथ था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये आप मैप पे देखिएगा। बलूचिस्तान मैंने अभी आपको बोला उसने अपना इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया था। और खैबर पख्तूनवा का जो इलाका था जिसमें खान अब्दुल वली खान थे, उन्होंने भी फैसला कर लिया था हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या ग्रेटर अफ़गानिस्तान के साथ मिलेंगे, क्योंकि वो लोग पश्तून्स हैं। ये 3 जगह, कश्मीर, पूरा कश्मीर जो आज पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया था लड़ाई के बाद, POK जिसको हम बोलते हैं, बलूचिस्तान और साथ में आपका खैबर पख्तूनवा, ये पाकिस्तान के नक्शे पे होना ही नहीं थे। तो पाकिस्तान एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड था, नैरो स्ट्रिप। आप सोचो पंजाब से, जो पाकिस्तान पंजाब से लेके सिंध तक यही होना था। तो पाकिस्तान ने उस समय फैसला किया, और ये इनका जो प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान, इसने एक मेजर जनरल को पकड़ा, मेजर जनरल अकबर खान, और उसको हुक्म दिया कि यार सबसे पहले तो हमें अपने गहराई हर तरफ से बढ़ानी है, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना है, क्योंकि ये तो बाद में हिंदुस्तान कभी भी कैप्चर कर लेगा, इतना सा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है। तो इन्होंने सबसे पहला हमला 22 अक्टूबर को कश्मीर के ऊपर किया। और आपको पता है वो रेडर्स लेके आए, उन्होंने रेप और प्लंडर किया। कश्मीरियों को मालूम है, वहाँ की हिस्ट्री है। और ये पाकिस्तान आर्मी जो उस समय नई देश बना था, उस आर्मी ने ये हिंदुस्तान के साथ किया, गद्दारी की हमारे लोगों के साथ। और बाद में बोलते हैं कि नहीं, हम वहाँ पर क्योंकि मुस्लिम जनता थी तो उनको अपनी तरफ करने आए थे। कोई मुस्लिम जनता का मतलब ही नहीं है, जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये डिसाइड हो चुका था कि जो भी रूलर है वो होएगा। मेजर अकबर, जो इनका अकबर खान था, वो आया उसको रूल करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। इंडियन फोर्सेस को उसके हाथ भेजा गया दिल्ली से, वो हिस्ट्री है। एंड हमने जाके काफ़ी हद तक कैप्चर किया। फिर UN के द्वारा नेहरू ने प्रपोज किया सीज फायर, और उसके बाद ये लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई है, जो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK है, वो उनकी तरफ है। तो पाकिस्तान का मकसद कश्मीर के लोगों के लिए था ही नहीं। ये मैंने पढ़ के बता दिया, टेक्निकली, लीगली, मॉरली दे हैव नो राइट्स। वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे। उसके बाद जब ये मेजर अकबर खान ने कर लिया, उसके बाद वो गया बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान में भी उसने 227 दिन तक वो इंडिपेंडेंट देश था। मार्च 26 आई थिंक वो डेट है, वही मेजर अकबर खान को वहाँ भेजा गया, और किंग ऑफ कलाट जो था उसको इन्होंने फोर्स करके वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। लेकिन उसके भाई ने नहीं माना, और तब से लेके आज तक पूरे बलूचिस्तान में आज़ादी की लड़ाई चल रही है। ओके। और खैबर पख्तूनवा में तो कभी भी उन्होंने इनको माना ही नहीं अपना, और वो चाहते थे ग्रेटर अफ़गानिस्तान, जो पश्तून्स हैं। तो कहने का मतलब है ये कश्मीर मसला नहीं है। अब पाकिस्तान, जो आपने सवाल किया, ये क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता जो आज की तारीख में है और हमेशा रही है, जब से बड़ा है, एक तो ये मैंने बता दिया था, कम टेरिटरी, उसने टेरिटरी कैप्चर की अपने तरीके से, लोगों को आंखों में धूल झोल के। लेकिन एक मसला है ड्यूरेंट लाइन, और ड्यूरेंट लाइन वो जगह है जब जब थी यूनाइटेड इंडिया और अफ़गानिस्तान बहुत पुराने देश हैं, कल्चरली, हिस्टोरिकली वी आर सिविलाइजेशन। इंडिया का और उस समय अफ़गानिस्तान का जो मैप था, वो था आपका इंडस रिवर के साथ साथ, इंडस रिवर के वेस्ट पूरा अफ़गानिस्तान था, शामिल बलूचिस्तान। 1893 को ब्रिटिशर्स ने, उस समय इनको चिंता थी, क्योंकि वो तो देश में राज कर रहे थे, उनको चिंता क्या थी? उनको एक ही चिंता थी कि रशिया, सोवियत एम्पायर, कम्युनिस्ट, वो यहाँ पर इनको अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर एक बफर जोन बनाने की कोशिश की, और उन्होंने एक फॉरवर्ड पॉलिसी खेली, जिसमें उन्होंने जाके 1893 में जो किंग था अफ़गानिस्तान का, उसके साथ एक ट्रीटी साइन की, उसका नाम है ड्यूरेंट लाइन ट्रीटी। एक कैप्टन साहब गए थे इनकी आर्मी के, कैप्टन ड्यूरेंट, मॉर्टन ड्यूरेंट, और ये ज़बरदस्ती वो ट्रीटी साइन कर दी है। वो ट्रीटी आज भी अफ़गानिस्तान में तालिबान 1.0, तालिबान 2.0 ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है।
तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझनी है। तो पाकिस्तान की चिंता ये है कि जिस दिन ड्यूरेंट लाइन का ये पश्तून्स के अंदर एक रिवाइवल आ जाए तो वो एक होके और ये इस कंट्री को मतलब खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान ये अफ़गानिस्तान में जाके मिल जाएगा। और लीगल कस्टोडियन कौन था आज़ादी के बाद? इंडिया। आज भी इंडिया के पास सारे मैप्स अवेलेबल हैं, सारे मैप्स 1800 से, और ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो हमने कभी ये मसला उठाया नहीं। पाकिस्तान ने हमारी इसको देख के उसने कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर में कर दिया है कि हम भी अपने ट्रैप पे फंस गए। और आज हमारे भी कई लोग बोलते हैं नहीं कश्मीर मसला है। कश्मीर कोई मसला है ही नहीं। ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है जो पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली खान ने और ये इनके टॉप आर्मी लीडरशिप ने तब से कर रखी है कि कश्मीर का मुद्दा रखो जिससे पूरा विश्व ड्यूरेंट लाइन के बारे में तो बात ही नहीं करता है। और आज ड्यूरेंट लाइन में किसी हिंदुस्तान को भी नहीं पता है। मैंने कितने टीवी चैनल्स में इसके बारे में बोला है, मेरे को लोग पूछते हैं ये है क्या ये ड्यूरेंट लाइन। हमें सबको पता होना चाहिए कि ये ड्यूरेंट लाइन का मेन इश्यू है। तो एक तो उसकी ये चिंता है, तो उसने उसके चिंता को हटाने के लिए डाइवर्जन कर दिया कश्मीर। और दूसरी चिंता ये थी कि एक तरफ स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग इंडिया, दोनों तरफ से उसको ये डर था, परसीव्ड फियर कि ये दोनों हमें खा के ख़त्म कर देंगे। तो उसकी इसके लिए क्या स्ट्रेटजी थी? मैंने आपको बताया ड्यूरेंट लाइन के लिए तो उसकी दो स्ट्रेटजी रही। एक तो कश्मीर इश्यू कर दो तो वो डाइवर्ट हो गया इश्यू, और दूसरा इश्यू था जो ड्यूरेंट लाइन का भी था और ये स्ट्रॉन्ग अफगानिस्तान। सोवियत यूनियन ने जब इन्वेड किया था अफगानिस्तान को 1979 से 1989 थी, इस सोवियत यूनियन को निकाला किसने? अमेरिका ने इनको सारे पैसे दिए, इनकी फंडिंग की, हथियार दिए, और इसको जो आपके फाइटर्स थे वो कौन थे? पाकिस्तानीज थे, जिसको उन्होंने नाम दिया जिहादीज, मुजाहिद। और तब से इन्होंने ये शुरू कर दिया इस्लामिक रेडिकलिज्म। आपको समझ में आ गया? ये वो इस्लामिक रेडिकलिज्म से ये जिहाद उन्होंने किया। और लड़ने वाले कौन थे? वही पश्तून जो इस तरफ हैं ड्यूरेंट लाइन के और उस तरफ के। उनको यह जिहाद का और इस्लाम के लिए गलत इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम करके उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया और उन्होंने सोवियत यूनियन से लड़ाई की। 1989 के बाद सोवियत यूनियन चले गए, पैसा यूनाइटेड स्टेट्स से मिला, CIA से। फाइटर्स किसके थे? सारे इन होम ग्रोन ये पश्तून और ये पाकिस्तानी। इतने सारे टेररिस्ट कहाँ जाएंगे? उन्होंने 1986 से ऑनवर्ड्स 1989 तक कश्मीर में इंसर्जेंसी करने की शुरू की। अब आपको समझ में आएगा, ये लोगों को नहीं पता है। और 1986 में मैं खुद कश्मीर में एज अ कैप्टन पोस्टेड था कुपवाड़ा सेक्टर में। तब हमने पकड़े हैं वहाँ हथियार, बारूद, ये आ रहा था इंडिया में। 1987 में मैंने खुद पकड़ा है। धीरे धीरे इन्होंने कश्मीर में ये सारा बिल्डअप किया, और जब ये हथियार वगैरह आ गए तब इन्होंने 1989 से कश्मीर में टेररिज्म शुरू किया। ओके, वहाँ से वो टेररिज्म इंडिया की तरफ तो इंडिया ट्रांसफर की कर तरफ दिया। शुरू हो गया। तो उन्होंने बड़ा वो स्मार्ट गेम खेला। तो पाकिस्तान ने 1948, 65, 71 कारगिल युद्ध इतने कर लिए। उसके बाद इंसर्जेंसी मैंने आपको बता दिया 1986 से बिल्डअप हो गया था। इंसर्जेंसी या टेररिज्म में एक बिल्डअप स्टेज होता है, प्रिपेरेटरी स्टेज, वो उन्होंने किया। 89 में उन्होंने टेररिज्म शुरू कर दिया, और तब से लेके आज तक हिंदुस्तान में इन्होंने टेररिज्म मचा के रखी है। और यहाँ तक उन्होंने हर जगह 26/11, दिल्ली बॉम्बे ब्लास्ट, दिल्ली में ब्लास्ट हुए थे, सरोजनी नगर, कहाँ का इन्होंने किया है, हैदराबाद, बेंगलोर, पूना, इन्होंने छोड़ा नहीं है। पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट के टाइम मैं उस समय कर्नल था, कमांड अपनी बटालियन का कर रहा था। और पराक्रम के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें लड़ाई के लिए तैयार करके भेजा था। और पराक्रम वो हुई नहीं लड़ाई, अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान टेररिज्म करता है। तो ये बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाता है उसके लिहाज में, लेकिन मेन प्रॉब्लम तो वो है। और मैंने कितने टीवी चैनल्स में बोला है, हिंदुस्तान को ड्यूरेंट लाइन का इश्यू रिवाइव करना चाहिए, पश्तून्स को अभी बताओ। और पाकिस्तान ने क्या किया कि पश्तून्स को रिक्रूट किया इसी लड़ाई के लिए, जिससे वो ड्यूरेंट लाइन का मसला नहीं उठा पाए कभी। और साथ ही साथ उनको पता ही नहीं चले, क्योंकि जब अनएडुकेटेड रहेंगे, इलिटरेट रहेंगे, वहाँ पढ़ाई तो है ही नहीं। 40 साल से वो देश में, या 45 साल से लड़ाई चल रही है। तो जब लोगों को नॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो उनको क्या पता ड्यूरेंट लाइन के बारे में? ठीक है।
तो ये उनकी स्ट्रैटेजी, तो पाकिस्तान की बेसिकली ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है जो शुरू से रही है, डिनाइल स्ट्रैटेजी है, ये भी शुरू से रही है। आज पाकिस्तान ने कुछ कबूल किया है, बिन लादेन, इसामा बिन लादेन का इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमी के पास, काकुल मिलिट्री एकेडमी के पास था, और वहाँ पर इन्होंने जाके अमेरिकन ने, जब मैं अफ़गानिस्तान में 2011 में मारा था, तो क्या साफ जाहिर है कि ये तो दुनिया का एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है पाकिस्तान, और पूरी विश्व को इनको एक ग्लोबल टेररिज्म का घोषित करना चाहिए। तो ये है बैकग्राउंड समझना, क्योंकि तब लोगों को पता चलेगा कश्मीर मुद्दा नहीं है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। ओके, वाह, तो बहुत डीप हिस्ट्री है ये तो ये जो पहलगाम हमला हुआ, तो क्या हम इसको रोक सकते थे हम? क्योंकि जनरली कैसा होता है कि कोई भी हमला होता है उसके पहले हमारी जो एजेंसीज उनके पास कहीं ना कहीं इनपुट आते रहते हैं कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो इस बार ये हुआ था कि नहीं हुआ था, कि क्या इशू? देखिए ऐसा है, अमेरिका में 9/11 हुआ, 3,000 से ज़्यादा लोग मरे थे, वो भी कहीं चूक हुई है, तो चूक तो कहीं ना कहीं होती है। इसराइल में आप देखिए, हमास ने अटैक किया, जबकि उनकी आर्मी इतनी वेल प्रिपेयर्ड थी, वहाँ तो इतने टेक्निकल गैजेट्स थे, और उनको तो दिखता है वहाँ तो कोई पहाड़ी इलाका भी नहीं है, तो भी वो सरप्राइज़ हुए। तो कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी टेररिस्ट को कई बार अपर हैंड मिल जाता है, क्योंकि उनको फ़ायदा क्या है, एक लोकल सपोर्ट मिल जाता है कई बार। और जब मैं बोलता हूँ लोकल सपोर्ट, सबका नहीं, थोड़े से लोग, बहुत कम लोग हैं। कश्मीर जनता टेररिस्ट के साथ नहीं है, बट कुछ डिफ़ॉल्टर्स तो हर जगह होते हैं, तो लोकल सपोर्ट हो जाता है। फिर ये मज़हब के नाम पे उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो इस प्रकार ये कुछ टेररिस्ट हो जाते हैं जिनका ये सपोर्ट इनको मिल जाता है, और ये ऐसी एक्टिविटी करते हैं। तो क्या ये रोका जा सकता था? देखिए, काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी में 3 एलिमेंट्स या फेसेट्स बहुत ज़रूरी हैं। 1, इंटेलिजेंस, ओके, सेकंड इंटेलिजेंस एलिमेंट हो गया। सेकंड इज प्रोटेक्शन एलिमेंट, प्रोटेक्शन टू द पीपल, कश्मीरी पीपल, टूरिस्ट, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड द थर्ड फेसेट इज द स्ट्राइक एलिमेंट, वो होता है भारतीय सेना। सबसे ज़रूरी है इंटेलिजेंस। तो कहीं हो सकता है इंटेलिजेंस में चूक हो सकती है, मतलब आपको आइडिया हो सकता है। प्रोटेक्शन, ये आर्मी की जिम्मेदारी कभी नहीं होती प्रोटेक्शन की। कई लोग सोचते हैं कि आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, यह है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की या लोकल पुलिस की। आर्मी इज़ नॉट टू प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी, आर्मी इज़ टू स्ट्राइक। आपको खबर मिली, आर्मी जाके स्ट्राइक करती है, हमला करती है। हमारा काम नहीं है कि प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन इज़ समवन एल्स, जो मैंने आपको बता दिया है। तो कहीं चूक हुई है, एंड आई एम क्वाइट श्योर भारत सरकार इस पर पॉन्डर करेगी। और देखिए, गलतियों से इंसान सीखता है, तो कुछ तो कहीं चूक हुई है। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि ये प्रिवेंशन हो सकता था अगर इंटेलिजेंस और प्रोटेक्शन पे थोड़ा फोकस ज़्यादा होता। दूसरी एक और प्रॉब्लम समझने की बात है कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में है, लेकिन स्टेट का जो अंडर का ढांचा है, जो रनिंग ऑफ द स्टेट, वो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की। तो एक यहाँ शायद यूनिटी ऑफ एफर्ट जो होती है, मेरे ख्याल थोड़ा कुछ कोऑर्डिनेशन इश्यू होगा, वो मीटिंग्स में आते हैं, लेकिन देखिए यूनिटी ऑफ जब एफर्ट होती है, और अब मेरे को लगता है इससे सबसे बड़ा लेसन लर्न है पूरे कश्मीर के अंदर, मेरे ख्याल आर्मी कमांडर नदन कमांड और GOC 15 कोर, खासकर कश्मीर वैली, ओवरऑल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी आर्मी के अंडर होनी चाहिए। तो हमें एक पता है कि कहाँ किस प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कहाँ इंटेलिजेंस पे कितना फोकस होना चाहिए, क्योंकि वी आर हैंड्स डाउन देयर ऑन ग्राउंड। और लोकल पुलिस का तो बहुत बड़ा रोल है, और मैं JNK पुलिस को लॉड करूँगा। मैं वहाँ खुद ऑपरेट किया हूँ, हमने ऑपरेशंस किए हैं, वो लोग वहीं के लोकल्स हैं, और उनके कश्मीरी लोग आर्मी में भी हैं, पैरा स्पेशल फोर्सेस में भी हैं। मेरा छोटा बेटा पैरा स्पेशल फोर्सेस में कमीशन हुआ था, उसकी खुद की यूनिट में कई कश्मीरी जवान थे, और बहुत अच्छे जवान हैं। तो कहने का मतलब है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो SOG है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, और उनकी इंटेलिजेंस वो बहुत अच्छी है। पर इंटेलिजेंस में सिर्फ वही नहीं होती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से ऊपर होती है IB, रॉ का भी इसमें काम होता है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। तो ये जितनी ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं,
चाहे सीआरपीएफ, सबकी इंटेलिजेंस है। तो इनकी जो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो होता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन शायद कहीं हो सकता है, कहीं कुछ चूक हुई होगी। ओके, सो ऑलमोस्ट 1 मंथ जितना होने आया ये अटैक को लेकर, बट अभी भी कुछ कुछ आतंकवादी अभी तक हमारे हाथ में नहीं लगे हैं और अभी अभी हम उनको ढूंढ रहे हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न इट इज़ टेकिंग too much time find them? Okay, I'll give you some examples, and the Indians must know. 9/11 2001 में हुआ था, यूएस पे जो अटैक्स हुए थे, किसने वो किया था? उसामा बिन लादेन ने। उसको कब पकड़ा गया या मारा गया? 2011 में। तो सवाल उठता है कि उसको ढूंढा कैसे? इंटेलिजेंस। सारा खेल है इंटेलिजेंस का। उसको मारा किसने? आर्मी ने जाके। तो वही अभी आप कोरिलेट कर रहे हो जो मैं बोला था ना, प्रोटेक्शन से सबसे ज़रूरी चीज़ है इंटेलिजेंस और स्ट्राइक। तो स्ट्राइक आप जब भी कर सकते हो जब आपके यहाँ खबर है, नहीं तो किस पे जाके स्ट्राइक करोगे? तो इंटेलिजेंस सबसे ज़रूरी चीज़ है। अल-कायदा का नंबर 2 कौन था? बिल अल जवारी। अफ़गानिस्तान में मरा है 2021 में। वो अपनी बैल्कनी में खड़ा था, एक यूएस का एक वो लॉन्च किया गया ये मेरे ख्याल कौन सा मिसाइल था, भी नाम याद नहीं आ रहा, उससे उसको मार दिया। कैसे मरा? इंटेलिजेंस। आपके पास अगर अच्छी इंटेलिजेंस है तो आपको सब कुछ करने का आसान है। अब ये जो टेररिस्ट हैं, इसमें देखिए कुछ समझने वाली बात यह है कि वहाँ प्रोटेक्शन एलिमेंट्स थे नहीं। जब प्रोटेक्शन एलिमेंट्स नहीं थे, और कश्मीर में मैंने 4 बार अलग अलग टाइम पे नौकरी की, अलग अलग रैंक्स पे, इस इलाके में जहाँ ये पहलगाम पे अटैक हुआ है वहाँ बहुत घने जंगल हैं, और वो जो ट्री लाइन है वो 13,000 फीट तक पेड़ ही पेड़ हैं। उसके ऊपर तो खुला हो जाता है, जैसे लेह में है, पहाड़ियाँ खुली हैं। बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा। तो वहाँ क्या है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको ढूंढना, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको एक एस्केप का लीड टाइम मिल गया। देखिए टेररिस्ट क्या करता है, मार के वो भागता है, एस्केप करता है और जाके क्राउड में मेल्ट हो जाता है। अब आपको कैसे पता चले ये टेररिस्ट है, ये क्या है? और उसका लोकल सपोर्ट, बहुत कम लोग होंगे कश्मीर में जिन्होंने इसको लोकल सपोर्ट दिया है। अब वो कहाँ छिपा है, कहाँ छिपे हैं वो लोग, वो इंटेलिजेंस एजेंसी ही फाइंड कर सकती है। तो मैंने आपको बताया ना, अभी बिन लादेन को 11 साल लगे। तो देश को एक सब्र होना चाहिए, ये ढूंढा जाएगा, इनको मारा जाएगा। और मेरे को कोई शक नहीं है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से लेके सब लोग लगे होंगे। जैसी ये इंटेलिजेंस आएगी तो आर्मी जाके अपना काम करेगी। हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी के बहुत ही काबिल ऑफिसर्स हैं, ट्रुप्स हैं। मैं खुद एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ। ऐसे चीज़ों के लिए तो हम लोग इंतज़ार करते हैं कि कब इंटेलिजेंस आए और जाके ठोको, नॉकआउट। ओके, तो हो जाएगा। स्टिल वी आर वेरी स्ट्रांग, क्योंकि हम देखने जाए कि जो मसूद अजहर के थे, हाफिज़ सईद के जो सगे संबंधी थे, हमने जो स्ट्राइक की एग्जैक्ट वहाँ पे ही पड़ी कि जहाँ पे उसके सगे संबंधी रह रहे थे। तो ये साफ और दिखता वो आतंकवादी भी वहाँ पे ही थे। साफ कब क्लियर हुआ कि जब हाफिज़ सईद खुद श्रद्धांजलि देने आते हैं उनको। तो ये साफ जाहिर है इंटेलिजेंस पे ही होता है। और इंटेलिजेंस रियली वेरी स्मार्ट, सो नो डाउट अबाउट इट। बट ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें सिर्फ 25 मिनट में जाके अपने जो एयरफोर्स के प्लेन्स थे, ड्रोन अटैक जो हमने किए स्पेसिफिक टारगेट पे, वेरी स्पेसिफिकली, और सब जो हमारा मिशन था उसको हमने सिर्फ 25 मिनट में अंजाम दे दिया, और वी फिनिश्ड आवर वर्क वेरी प्रिसाइजली। सो कितना प्लानिंग इसमें लगता है, क्योंकि ये सब करना इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क इन द रियल वर्ल्ड। मूवी में तो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, बट हाउ योर पर्सपेक्टिव एज अ आर्मी मेजर? आर्मी इज़ ऑलवेज रेडी। पहली बात, हम अपनी पूरी सर्विस में ट्रेनिंग करते हैं। कई लोग पूछते हैं आर्मी करती क्या है? आर्मी कंटिन्यूज टू ट्रेन, वी कंटिन्यू टू एनालाइज एंड वी लुक फॉर ऑल पॉसिबल कंटीजेंसीज। आर्मी में हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार होती है कि हम हर पॉसिबल कंटीजेंसी को मद्देनजर रखते हैं। कंटीजेंसी मतलब मैं यहाँ हमला कर रहा हूँ, दुश्मन यहाँ से अगर आता है तो मैं क्या करूँगा, मैं ये कर रहा हूँ तो दुश्मन ये कर सकता है। तो और हम दुश्मन की ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि जितना आप अपने दुश्मन को जानोगे तो आपके टैक्टिक्स और ऑपरेशंस उतना बेहतर होगा।
आपने किसी दुश्मन को मारना है तो उसकी कमज़ोरी और स्ट्रेंग्थ देखनी है। बॉक्सिंग में आप देख लो, आप उसको जहाँ ठोकोगे जहाँ उसका वीकनेस है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ भी समझोगे। तो हम दुश्मन को अच्छी तरह समझते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने सवाल उठाया ये ऑपरेशन की प्लानिंग में, तो आर्मी इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड, लेकिन आर्मी को एक ही चीज़ चाहिए होती है, पॉलिटिकल विल। और इस टाइम जो मेरे को पता है कि सबसे पहले किसी भी देश में हर चीज़ एक पॉलिटिकल मिलिट्री विल से होता है, डायरेक्शन से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल विल दे दी, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी दिया, और वो ऑब्जेक्टिव पूरे देश को भी सुना दिया कि हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे और उनको ऐसा सबक देंगे कि उनके अंदर घुस के मारेंगे और उनको मिट्टी में मिला देंगे। ये तो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो पाकिस्तान को भी पता चल गया था। तो एक इच्छा शक्ति जो देश में थी, और वो पूरे देशवासी में एक इच्छा शक्ति का एक जज्बा आ गया था। अब हमला जब किया जाता है, जब आप बिल्कुल, आपको ये भी मालूम है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया और जब ये पहलगाम हुआ था, तो पाकिस्तानियों को मालूम था इस टाइम कुछ तो तगड़ा ही होगा। तो उनको पता तो था कि कुछ होगा, लेकिन उन्होंने सपने में ये नहीं सोचा होगा कि इस टाइम इतना तगड़ा होगा कि जाके उनके पाकिस्तान का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पाकिस्तान का सारा पावर कहाँ से आता है, उनकी आर्मी की लीडरशिप से और उनके पंजाब से। मैंने अभी आपको बताया था ना, ये जब ये देश बना था तो इसके दो ही मेन वो थे, पाकिस्तान का पंजाब और सिंध। इसके अलावा तो कुछ था ही नहीं ना इनके पास, वो तो उन्होंने ले लिया जाके बलूचिस्तान वगैरह। तो कहने का मतलब है, जब ये प्लानिंग होती है तो दुश्मन को पता था कुछ होगा, लेकिन हमारे कई लोग बोल रहे थे कि हमने तो बता दिया पाकिस्तान को होगा, सरप्राइज़ लीक आउट हो गया। नहीं, सरप्राइज़ ये नहीं होता है कि दुश्मन को पता का, सरप्राइज़ होता है कब, कैसे और कहाँ प्रहार होगा। उसको पता था होगा, कब, टाइमिंग, कैसे, किस प्रकार, वो तो उसको नहीं मालूम था, हमने वो तो नहीं बताया ना। और कहाँ पर, वो भी उसको नहीं पता था। उसने इतना ही कल्पना की होगी कि इस टाइम बालाकोट से थोड़ा बेटर करेंगे ये, और कश्मीर दे माइट बी एक्सपेक्टिंग कि कर क्या लेंगे। हाँ, ज़्यादा तो वो जंगल में थोड़े बहुत बॉम्ब तो गिराएंगे। वही उन्होंने सोचा था। पर इस टाइम हमारी जो ऑब्जेक्ट, तो अब इसके लिए हम लोग ने एक डेट चुनी, टाइम चुना। ये सरप्राइज एक्शन यही तो होता है। क्यों, उनको एक हमने एक, आप सोचो उस पाकिस्तानी जनरल की क्या हालत हो रही होगी, कब होने वाला है, कहाँ होगा। वो भी एक बहुत ख़राब हालत होती है। आपको कोई बोल दे मैं आपको कुछ करने वाला हूँ और आप सोचते रहो चला आज होगा, कल होगा, कैसे होगा। तो ये मैंने कई टीवी चैनल पे बोला था कि उनकी अभी हालत वो होगी। और जब हमने अटैक किया, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए पहली बात ये मैं एक बता दूं कि तीनों सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का। और इससे बड़ी इस टाइम एक और चीज़ हुई है, जो पूरा देश यूनाइटेड था, होल ऑफ नेशन अप्रोच। उसका मतलब क्या है, पहली बात, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस देश की एकजुट हो गई थी। उन्होंने बोला जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे करेगी हम उसके साथ खड़े हैं। ये सब पॉलिटिशियंस ने बोला था। नंबर 2, सारे कश्मीर के लोग और पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर खड़ा था। बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ये हमें समझना चाहिए। और आपको पता होगा, अगर मैं थोड़ा बैकड्रॉप में जाऊं, यही मुनीर ने 16 अप्रैल को अपनी स्पीच में क्या बोला था कि वी आर टू नेशंस एंड हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सेपरेट। ये बोला था कि हिंदू मुस्लिम अलग हैं। ये क्यों बोला था, इसलिए बोला था। और फिर वो जो पहलगाम में अटैक किया था, ये धर्म देख के मारा गया। तो ये सब क्यों किया, वो चाह रहा था जो अंग्रेज़ों ने करवाया वो हिंदुस्तान फिर से हो, कि यहाँ कॉमनल राइट्स होए धर्म के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के। मेरा खुशी और गर्व है एज ए हिंदुस्तानी कि पूरा देश एकजुट खड़ा था। उसमें सारे मुसलमान भाई भी एकजुट खड़े थे, पूरा कश्मीर एकजुट खड़ा था।
अगर यहाँ आप कल्पना करो, ये जो टारगेटिंग हुई थी पहलगाम में, इसके बाद अगर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो जाते तो जीत किसकी होती? मुनीर की। वो बोलता देखा मैं यही चाह रहा था और हमने ये कर दिया। तो हिंदुस्तान एकजुट खड़ा था, और जब एकजुट पूरा देश खड़ा होता ना, तो एज अ फौजी मैं बोलना चाहूँगा पूरा हमारा भी ब्लडी मोराल बहुत ऊपर होता है। और वही मोरा के ये साथ जब आपको अटैक एक करते हैं। आपको उदाहरण देता हूँ। ये एक मुट्ठी है, फौज एक मुट्ठी है। ये हाथ क्या है? ये है देश। तो मुट्ठी में ताकत कहाँ से आ रही है? इससे, आम से। ये है देश। तो कहने का मतलब है आर्मी को भी मज़ा आता है जब उसको लगता है कि पूरे देश का और पॉलिटिकल लीडरशिप का जज्बा अच्छा है। तो जो आपने सवाल उठाया है प्लानिंग, तो आपको बता दिया इसमें होल ऑफ नेशन अप्रोच थी। फिर पॉलिटिकल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने सब नेताओं से बात की, वर्ल्ड के। पुतिन से बात की, ट्रम्प से की। तो ये होता है शेपिंग ऑफ द बैटलफील्ड, सबको बताया गया। हमारे लोग ने बोला यस इंडिया शुड फाइट टेररिज्म। डिप्लोमेसी में हमने सब देशों को बताया। फिर सबसे बढ़िया मास्टर स्ट्रोक खेला इंडस वाटर ट्रीटी को, जो हमने हेल्ड इन अबेंस किया। ये होता है होल ऑफ नेशन अप्रोच। और मैं आज आपको बताना चाहूँगा, ये एक मैंने पॉडकास्ट किया था किसी शायद हिंदुस्तान टाइम्स में, मेरे कुछ जवानों ने देखा होगा, और एक जवान ने उसमें कमेंट लिखा है जो मेरे को किसी और ने बताया, कि वो जवान ने लिखा है कि जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था एज अ कर्नल, अपनी पलटन का कमांड कर रहा था, 13 महा रेजिमेंट का हूँ मैं, रजौरी सेक्टर में, कश्मीर में, तब मैंने एज अ सीओ बोला था, मैं तो फौजी हूँ, पर तो भी मैंने बोला था कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को रोक देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, पर उसके लिए पॉलिटिकल विल होना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा, एक सिपाही ने वो लिखा है कि जनरल साहब ने, जब वो सीओ थे हमारे, तब ये बोला था 2003 के अंदर। आप सोचो, एक सिपाही की भी एक तो समझदारी, और उसको याद था और उसने ये लिखा। तो मेरे को बड़ा खुशी हुई कि एक सिपाही की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन देश को भी बहुत खुशी हुई कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हमने इंडस वाटर ट्रीटी को जो एब्रोगेट किया। और इसी के साथ मैं अभी कंप्लीट कर देता हूँ। फिर हमने इकोनॉमिक ट्राइब्स पाकिस्तान के साथ कट ऑफ कर दिया। तो होल ऑफ नेशन अप्रोच ये है, पूरा नेशन एक, सारे हमने इंडस वाटर ट्रीटी। और लास्ट एक्शन क्या आता है? काइनेटिक एक्शन, जो मिलिट्री एक्शन था। तो उसके लिए पहली बात, तीनों सर्विसेज का बहुत बड़ा रोल था, नेवी का बहुत बड़ा रोल था। वो पूरे समय कराची और वहाँ पर अरेबियन सी में डिप्लॉयड थी। वो सबसे बड़ा प्रेशर था पाकिस्तान में, कब कराची पोर्ट पे ये ब्रह्मोस का हमला कर देंगे। दूसरा, आपने अभी बोला एयरफोर्स, नहीं, इसमें एयरफोर्स ने जो बर्बाद किए हैं वो हैं मुनीर के और ये मुरीद के, और ये जो दूसरा था भावलपुर, वो एयरफोर्स ने किया है, क्योंकि वो डेप्थ में थे, 100 किलोमीटर के अंदर था ये भावलपुर, एलईटी का। और ये जो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर थे, ये पंजाब में था। बाकी जगह इंडियन आर्मी ने किया है। इंडियन आर्मी के पास हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये ड्रोन्स का हुआ है। ठीक है। और ये ड्रोन्स वो थे लॉइटरिंग ड्रोन्स, जो गए हैं टारगेट के ऊपर और बिल्कुल प्रिसाइजली, और टक जाके उन्होंने क्या प्रिसाइज उसको। तो ये तीनों सर्विसेज का कमाल है। तीनों सर्विसेज को कौन कोऑर्डिनेट कर रहा था? सीडीएस। तो ये इतना अच्छे तरीके से हुआ है। और इसमें कोऑर्डिनेशन में और इंटीग्रेशन में एक और चीज़ होती है। आपने देखा कि पाकिस्तान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए थे, तो एक चीज़ हमने क्रिएट की थी, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो हमारे पास चाहे नेवी के, चाहे एयरफोर्स के, चाहे आर्मी के जितने एसेट्स थे, उन सब को इंटीग्रेट किया। अगर अदरवाइज इंटीग्रेट इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास सीडीएस का सिस्टम है। नहीं तो आर्मी वाला बोलता नहीं मेरे को तो यहाँ फोकस करना है, वो बोलता है मेरे को नेवी वाले को यहाँ फोकस करना है। तो उनको लार्जर पिक्चर पता होती है, तो ये सारे इंटीग्रेशन हुआ है। तो ये एक इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशन था। तो ये प्लानिंग ऐसे होती है। तो राइट फ्रॉम पॉलिटिकल डायरेक्टिव टू मिलिट्री लीडरशिप, जनता का सपोर्ट, और जितनी चीज़ें हमने की है, तब लड़ाई का मज़ा आता है। और जो हमारा एक स्टेटेड पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, वो हमने अचीव किया। 9 टेररिस्ट कैंप्स को बर्बाद किया, 23-25 मिनट में किया। प्रिसीशन अटैक्स थे, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ।
और हाई वैल्यू टेररिस्ट बर्बाद किए गए, तकरीबन 100 तो मरे ही हैं। और जिसमें आपको पता है कि मुल्ला अज़हर तो वो रो रहा था कि मैं भी मर जाता, और उसके खुद 14 लोग उसकी फैमिली के मरे हैं। तो ये सल्यूट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप, जो सारे एकजुट होके किया है। जब ऐसा सपोर्ट मिलता है पॉलिटिक्स की तरफ से, लोगों की तरफ से, तब सेना का मोरल भी हाई होता है। एंड ऐसे हाई मोरल के साथ जब वो अटैक करते हैं, उसका रिजल्ट ही कुछ अलग होता है। बिल्कुल। यस यस। सो आपने इंडस ट्रीटी के बारे में बताया, तो वो हमने सस्पेंड की है, तो उसकी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या हो सकती है? मैं अपनी डिवीज़न फ़िरोज़पुर में कमांड कर रहा था, पंजाब में। मेरे अंडर में 18,000 जवान थे, और मेरे वहाँ से ये जो सतलज रिवर है, वहाँ से उसका पानी बहता था बिल्कुल बॉर्डर पे, और वहाँ एक बराज है। और वहाँ पर बल्कि प्राइम मिनिस्टर आए थे मेरे पास 2015 में, जब मैं जनरल वहाँ कमांड कर रहा था। हमें कई बार होता था कि वहाँ पर हमने अपना डैम बना रखा है, बराज में पानी होल्ड करते थे, लेकिन साले जिस दिन लड़ाई हो गई ना और पाकिस्तान के टैंकों को डुबोना, तो हमारा इरादा था साला खोल दो पानी पूरा, लड़ी वो। तो इंडिया के पास आज सबसे बड़ा वेपन हथियार यही है। ये 6 नदियाँ अपने ऊपर है, जब इनको खोलो जब बंद करो। तो खैर नीचे की 3 नदी तो हमारे अंडर हैं, ब्यास, रावी, सतलज, वो हमारे अंडर में। तो उनका पानी हम स्टोर करते हैं, और जब मानसून आते हैं तो खोलना ही पड़ता है, कि नहीं तो हमारा पंजाब फ्लड हो जाएगा। लेकिन ऊपर की जो 3 नदियाँ जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चिनाब, तो उसमें भी हमने अभी अच्छा किया। एक तो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट को हम साफ़ कर रहे हैं, तो जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर बगलियार डैम है जो चिनाब में है, और एक सलाल डैम, इस पे हम अभी कर रहे हैं काफ़ी कोशिश। और डी सिल्टिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं। डी सिल्टिंग मतलब जो आपके डैम्स हैं वहाँ सिल्ट आ जाती है, उसको निकालने हैं। तो इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ये है कि पाकिस्तान की 80% एग्रीकल्चर इज़ डिपेंडेंट ऑन इंडस रिवर। 80%? 80% ऑन ओह। इंडस रिवर, ये जो 3 रिवर सिस्टम्स हैं। और इन्होंने वहाँ पर खूब कैनाल्स वगैरह बना रखी हैं, आपने सुनी होंगी, इच्छुगल कैनाल, और दुनिया भर की कैनाल्स हैं। और ये भी कम नहीं है पाकिस्तानी। इनके लिए देखो, बलूचिस्तान से कोई मतलब नहीं है, सिंधियों से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है अपने पाकिस्तान पंजाबियों से। तो सारे सारे उन्होंने सारे उन्होंने जो कैनाल्स वनाल्स हैं वो ज़्यादा पंजाब के लिए रखे हैं। अब पाकिस्तान में फूट पड़ेगी जब ये पानी कटेगा, और जब इनकी ये प्रॉब्लम होगी तो इनकी तकलीफ़ होगी। और इंडिया के पास ये अभी एक बहुत बड़ा वेपन है, और मैं खुश हूँ कि ये करना चाहिए। जब वो टेररिज्म हम पे कर रहे हैं, पानी और टेररिज्म या पानी और खून साथ नहीं बह सकता, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है, और बिल्कुल सही डिसीजन है। तो फ़र्क पड़ेगा लॉन्ग टर्म में, इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, और इनको घुटने में लाने का यही तरीका है। एक तरफ से ये काइनेटिक एक्शन, और दूसरी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी। और जो अभी हमने एक और काम किया है कि डेलीगेशंस गए पूरे वर्ल्ड में। देखिए, अब तो मेरे को लगता है कि हाई टाइम हो गया, हमको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाना चाहिए। पूरा पाकिस्तान का पर्चा खोल के इनका एक्सपोज करना चाहिए। और जितने वर्ल्ड के सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं, यहीं से तो शुरू हुई हैं। 9/11 यहाँ से हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यहाँ से हुआ, बाली बॉम्बिंग्स यहाँ से हुई, आपकी ये जो नहीं इंडिया में तो हुए, मैं तो वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। ये जो लंदन ट्यूब बॉम्बिंग्स हुई थी, सारे तार टेररिज्म, सबकी ट्रेनिंग यहाँ होती है, सबको रखा यहाँ जाता है। फिर पाकिस्तान को लगता है कि भाई अब टाइम आ गया, उसको वो अमेरिका को देते हैं, अमेरिका खुश होकर उनको फिर बोलती है कि चलो इनको लोन दिला दो। एट द सेम टाइम एक तो इससे इकोनॉमिकली ख़त्म होने जा रहा है पाकिस्तान, ये जो ट्रीटी लॉन्ग टाइम तो सस्पेंड रहती है। तो एंड सेम टाइम पे अभी बलूचिस्तान का भी इश्यू चल रहा है वहाँ पे। सो वी कैन सी द बलूचिस्तान इंडिपेंडेंट सून। उन्होंने तो ऑलरेडी बोल दिया है, हमने इंडिपेंडेंस तो डिक्लेयर कर दिया है। और आपने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर कितने आर्मी पे कितने अटैक्स किए हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। तो मेरे को जो फ्यूचर लग रहा है, फ्यूचर ये लग रहा है कि बलूचिस्तान अलग कंट्री हो जाएगा। उन्होंने डिक्लेयर तो अपने को, टाइम तो कोई नहीं बता सकता है, ना बलूचीज भी बोल सकते हैं। जब आज़ादी की लड़ाई हो जाती है, इंडियन इंडिपेंडेंस में भी तो टाइम लगा ही था ना। यस। ठीक है, तो कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, 2 साल के बाद भी हो सकता है, होगा ज़रूर। अब जितनी पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात ख़राब होती रहेगी, तो उतना ही उनको प्रॉब्लम और होगा।
तो बलूचिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया है और वो मेरे ख्याल पाकिस्तान आर्मी में प्रेशर बनाए जा रहे हैं। टीटीपी वहाँ से इनको मार ही रहा है और साथ में आपका अफ़गान तालिबान भी इनके अगेंस्ट है, तो वो भी अलग हो सकता है। सिंध में भी आपने देखा कि बेनज़ीर ये भुट्टो की डॉटर को इन्होंने तंग किया। साथ में इसको जो उनका होम मिनिस्टर है सिंध का, उसके घर को जला दिया। साथ में आपने देखा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में वहाँ के लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है हर जगह जब एक चिंगारी उठ रही है, एक आग उठ रही है, वो आग कब इनको खा जाएगी इनको पता नहीं। तो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आप याद करिए कि जेनेसिस क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो वो प्रॉब्लम अपने आप हल होता हुआ दिख रहा है। बलूचिस्तान को इन्होंने लिया था, वो चला जाएगा। बांग्लादेश को तो इन्होंने किया ही था, जो किया वो चला गया। अब आप ये देखिए क्या नाम है, खैबर पख्तूनवा वो अलग हो जाएगा, ग्रेटर अफ़गानिस्तान बन जाएगा। सिंध भी शायद अब तो अलग हो जाएगा जिस प्रकार चल रहा है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वो अपने आप इंडिया के पास आ जाएगा। तो अब लोग वहाँ के हमारा काम करेंगे, जो मेरे को लग रहा है। समय लग भी सकता है, जल्दी भी हो सकता है। पाकिस्तान का हर दिन टर्निंग पॉइंट है आज की तारीख में, उनकी इकनॉमी हालात। पाकिस्तान वो देश है जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन ही लेता रहता है और टेररिस्ट को देता है। एक चीज़ देखी सर आपने, कि जब भी पाकिस्तान ने ये कायराना हमला किया पहलगाम में उनके टेररिस्ट द्वारा, एंड जब हम अटैक करने वाले थे उन पे, तब भी IMF की लोन पास हुई। इज इट जस्ट अ कोइंसिडेंस और वेल प्लान्ड थिंग? देखिए ऐसा है, पाकिस्तान तो लोन लेता आ रहा है कितने सालों से। पहली बात, हर भारतीय को फ़क्र होना चाहिए कि इंडिया में आज ट्रेड डेफिसिट है ही नहीं हमारे पास। और हमने 93 के बाद, मैं दोहरा रहा हूँ, 93 के बाद आज तक IMF से लोन नहीं लिया है। और आज की तारीख में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकनॉमी है वर्ल्ड की, और 2028 में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी। ठीक है। यस। तो भारत वही भारत जो 47 से पहले था, और आज जो है हमारी तो वो रैपिड राइज हो रही है टूवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर। पाकिस्तान हमारे से तो क्रिएट हुआ है ना। वो मुनीर ने अपने भाषण में बोला था हमारी भी अलग हिस्ट्री है, कोई ज्योग्राफी है, कल्चर है। क्या कल्चर है, हमारे से तो बने हैं वो, हमारा ही तो खून है वो। लेकिन वो मज़हब के नाम पे वो चल रहे हैं। तो उनकी क्या हिस्ट्री है? इंडियन हिस्ट्री है। क्या कल्चर है? इंडियन कल्चर है। क्या जो वो है, सब कुछ इंडियन है। तो वो बोलता है नहीं हमारा अलग कल्चर है और हिंदू मुस्लिम, वो मतलब कोई ये फिलॉसफी है इस मॉडर्न देश में। और वो जो एक आदमी ऐसी थॉट रखता है उसको वो फील्ड मार्शल बना देते हैं। तो देखो वहाँ पावर है पाकिस्तान आर्मी के पास, जैसा शहबाज शरीफ को वो नचाएगा वो नाचेगा। प्रॉब्लम है वहाँ के लोग अब समझ गए हैं, और इसलिए मैंने आपको बोला लोगों के अंदर जब चिंगारी होगी। आपने कभी इंडियन आर्मी में देखा है कि हमारे कोर कमांडर और जनरलों के घर में अटैक हो रहे हैं और मिलिट्री बेसिस में? तो पाकिस्तान में हुआ है 2 साल पहले, इनके कोर कमांडर के घर को जलाया गया, पूरी दुनिया ने देखा। इनके मिलिट्री बेसिस में अटैक किया गया। तो इस टाइम भारत ने तो किया ही है इनके एयर बेसिस को अटैक, लेकिन इनकी आम जनता ने किया है। तो ये दिखाता है जनता का आक्रोश उनके जनरल्स के प्रति, और उनको अपने ना तो जवानों की चिंता है ना उनको अपने लोगों की चिंता है। वो उनको बस मरते रहें, कटते रहें। लेकिन हिंदुस्तान में हमें अपने जवानों की और लोगों की कदर है। So real problem is in Pakistan is not the people but their army अरे and ISI. बस उनकी आर्मी है। और आर्मी क्या, आर्मी के ये सारे चीफ्स जो ISI एजेंट्स हैं वो सारे आर्मी के हैं। ये मुनीर भी तो DG ISI था। सो ISI इज़ कंट्रोल्ड बाय द आर्मी, एंड दे आर द एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इन द वर्ल्ड। और आपने बोला IMF लोन है अमेरिका, देखो अमेरिका के पास तो काफ़ी पावर है। उसके मेरे ख्याल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15% वेटेज होती है IMF लोन पास कराने की। चाइना भी है उधर, ये काफ़ी कंट्रीज़ हैं, हर बार लोन लेता है। आज उसका $6.2 बिलियन का तो कर्जा है, कहाँ से चुकाएगा? और अभी बोल रहा था कि ये जो 14 टेररिस्ट मरे हैं उनको 14 करोड़ तो उनको देगा वो, हर एक करोड़ उनको। कहाँ से लेके आएगा ये पैसा? कहाँ से लेके आएगा वो पैसा? आप खुद बताइए।
हम्म. तो यही है सारा आईएमएफ का। और दूसरा वो ड्रग्स का करता है अलग खेल, वो अलग खेल है उसका। एंड आई कांट अंडरस्टैंड देयर वर्किंग स्टाइल. पता है ये हमला हमने किया उन पे, वो ढेर हो गए हैं उसकी उनकी कंट्री में, वो डर डर रहे हैं हम, तो भी उस उनके आर्मी चीफ को प्रमोशन दे के मार्शल बना दिया. व्हाट ये इज देयर थिंकिंग ये तो स्टाइल? आप जानवरों से सीखो। जो गीदड़ होता है ना, वो गीदड़ ही रहेगा, पर वो भौंकता है ऐसे जैसे वो भी एक बहुत बड़ा कुत्ता है। ठीक है, अपने को दिखाता है। तो ये हमारे टीवी चैनल से एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, गीदड़ भक्ति, या पता नहीं क्या गीदड़ कुछ बोलते हैं। तो ये वही है, हारे हुए इंसान को, हारे हुए लीडर को आप फील्ड मार्शल बना रहे हैं। एनीवे उनको करने तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उनके देशवासी तो देख रहे हैं ना। उनके देशवासियों ने तो सारे अटैक्स देखे हैं ना। ये जितने भी वहाँ के लोग थे उन्होंने देखे कैसे इंडियन मिसाइल्स और बॉम्ब्स वहाँ पर अटैक कर रहे थे। यस. मुझे एक क्वेश्चन था कि जब वॉर होता है तब स्पाई नेटवर्क्स कैसे वर्क करते हैं जासूसों के? जैसे जैसे अभी इंडिया में भी एक पकड़े गए हैं जासूस को, सी वॉज वर्किंग फॉर पाकिस्तान. सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? स्पाई नेटवर्क लड़ाई के समय नहीं, पूरे साल समय चलता है, और ये हर कंट्री करती है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ समझने की ये बात है, स्पाई ये जासूसी में फंसते कैसे हैं। एक तो 3 डब्ल्यूज होते हैं, वाइन, वुमेन, वेल्थ। जिस आदमी को दारू का शौक़ है, और मेरे ख्याल तो मैं बोलूँगा दारू से ज़्यादा शुरू होती है, दारू वालों को अच्छा नहीं लगेगा, उसको पैसे चाहिए। जब पैसे आते हैं और वाइन पीता है तो उसको फिर वो वुमेन का भी शौक़ हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ा बड़ा एक ख़तरा होता है, वाइन, वुमेन, वेल्थ। और वो ऐसे ही लोगों को चुनते हैं जिसको ये शौक़ है एक, और उसको फिर ब्लैकमेल करते हैं। क्योंकि उसको अगर पता है कि दारू का बहुत शौक़ है, अनकंट्रोल दारू पीता है, तो वो क्या करता है कि फिर हो सकता है विमेन की तरफ जाए, तो वो एक ल्योर होने पे फिर वो ब्लैकमेल करते हैं, जिसको आपको पता है ये एक बहुत कॉमन तरीका है पूरे वर्ल्ड में। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो डिसग्रंटल्ड लोग हो जाते हैं, डिसग्रंटल्ड मतलब देश से दुखी, उनको पकड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो देश से दुखी हैं, या किसी को किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दुखी है, उसका एक वंजिश है, तो वो अपना बदला निकालना चाहता है। और अभी ये आपने देखा है कुछ लेडीज़ भी पकड़ी गई हैं। अब लेडीज़ को तो वुमेन का तो इशू है नहीं, तो वो होता है कि इसमें वाइन भी नहीं है उनके लिए इतना लागू, लेकिन वो सबसे बड़ी चीज़ उनके ये है पैसा। और आज की तारीख में एक और प्रॉब्लम हो गई है पूरे विश्व में, चीप पब्लिसिटी, फेमस होना। तो ये जो कितने यूट्यूबर्स आ गए हैं, वो लोग पब्लिसिटी अपनी करते हैं, लेकिन उस पब्लिसिटी में उनकी फ्रेंड्स सर्कल बहुत बढ़ जाता है, तो उसमें पाकिस्तान के ऐसे ही एजेंट्स भी आ जाते हैं, उनको नहीं पता है। और धीरे धीरे फिर वो उनको ट्रैप करते हैं और उनकी तारीफ़ करते रहेंगे। देखो, किसी को आपने अपनी तरफ आकर्षित करना, पहले उसकी तारीफ़ करते रहेंगे, आपका बहुत अच्छा है। उसको नहीं पता होगा ये पाकिस्तानी है, और वो बहुत अच्छे भी फ्रेंड्स बन जाएंगे और बहुत एक अलग से एक। तो जैसे ये केसेस हुए हैं, और इसमें क्या क्या है कि ये ट्रैप हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं आपका तो इतना अच्छा शो है, हम आपको पाकिस्तान में ले जाएंगे, वहाँ आप करिए। वो लड़की को पता ही नहीं चला होगा कि ये क्या होने वाला है। वो तो सोच रही है मैं सही अच्छा काम कर रही हूँ, और वो लगता भी है वो ठीक, मतलब उस लिहाज से, क्योंकि हर चीज़ उसने डाउनलोड की हुई है। पर पाकिस्तान उसको धीरे 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 चुंगल में फंसा रहा था। अब पता चला कि वहाँ जाके कुछ इंटेलिजेंस एजेंट से भी मिली है, तो मतलब धीरे धीरे उसको वो एक लूप में लेके आ गए थे, तो उसको ट्रैप ऐसे भी किया है। तो आजकल ये जो सोशल मीडिया भी हो गया है, और ये जो फेक कॉल्स आते रहते हैं, कई बार ये पाकिस्तान पीआईओ ऑपरेटिव्स करते हैं, तो इससे आम जनता करती है। तो मेरे ख्याल आज की तारीख में हर हिंदुस्तान को पता होना चाहिए, और ये हमारी मीडिया का भी रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए। लोगों को एडुकेट करो कि पाकिस्तान के किस प्रकार जासूसी फंस सकते हैं। कोई भी फंस सकता है, कोई भी। अभी आपने देखा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, साधारण व्यक्ति फंसे, साधारण लोग दे फंसे डोंट हैं। इवन नो कि दे आर उनको पता नहीं गोइंग चलता अगेंस्ट कि आवर उनको कैसे कंट्री. तो ये सारे इनके जो तरीके होते हैं, हथकंडाएं होती हैं, जो तरीके होते हैं, द ट्रिक्स,
ये पूरों को एडुकेट करना चाहिए, तब लोग को पता चलेगा। हमारी आर्मी में एक शिक्षा होती है, सब पे शक करो। ओह, जब से हम कमीशन होते हैं ना, तो हम सब को एक ऐसी निगाह से देखते हैं, मतलब उसको हम उसको रियलाइज तो हम ऐसा कराएंगे कि हम आपको ट्रस्ट करते हैं, लेकिन तो भी हम ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते हैं, शक। ये एक अच्छी शिक्षा होती है और सबके लिए है। ओके। क्योंकि पीछे आपकी दूसरे की मंशा क्या है, अब आप कहीं भी देख लो, बिजनेस में भी कई बार लोग धोखा खाते हैं। कई बार होता है कि कोई बोलते हैं कि हम आपको इतना अच्छा घर दिला देंगे, वहाँ पता चलता है वो तो 10 बार घर बिक चुका है। तो वो दोस्ती से हम लोग बोलते हैं नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा दोस्त है। तो कहने का मतलब है कोई जब बहुत अच्छी चीज़ किसी चीज़ को जाहिर करता है तो उसको थोड़ी एक शक निगाह से देखो, तो आप ऑटोमेटिकली आपका एक दिमाग बोलेगा नहीं मैं इस पर और चेक करूं। तो लोग ऐसे ही फंस जाते हैं। अब ये जो दिखाया जा रहा है ये लड़की के बारे में या जो जो भी है, लोगों को एक चेतावनी तो हो रही है, पर अब एडुकेशन होनी चाहिए इसके बाद। मैं तो बोलता हूँ स्कूल्स में कॉलेजेस में होनी चाहिए। और दूसरा एक और आजकल सिस्टम हो गया है जो ड्रग्स। आज हमारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग्स ले रहे हैं, वो भी एक ट्रैप हो जाता है। अब जब आप ये ड्रग्स वगैरह लेंगे तो इसमें भी आपकी एक वीकनेस पकड़ ली जाएगी, और ड्रग्स के लिए आपको चाहिए पैसा, तो पैसा आपको वो देखेंगे, इसको ज़्यादा शौक है। और दूसरा ये ड्रग्स से एक और बड़ा प्रॉब्लम है, ये ड्रग्स आ कहाँ से रहे हैं? पाकिस्तान से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं। पाकिस्तान ये पंजाब में ये कई बार स्मगलिंग कराता है, कई बार वो ड्रोन से भी भेजता है, और फिर ये खुले बॉर्डर्स हो जाते हैं। कई बार बॉर्डर्स को गार्ड करना इतना आसान नहीं है। राजस्थान बॉर्डर है, पंजाब बॉर्डर है, कश्मीर बॉर्डर है, वहाँ से ये ड्रग्स लेके आते हैं, हिंदुस्तान में बेचते हैं। हिंदुस्तान बड़े हमारे लोग खुश हैं कि ड्रग्स पी रहे हैं। वो पैसा फिर जितना बनता है, और ड्रग्स में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, वो पैसा फिर यहाँ से हवाला से होते हुए मिडिल ईस्ट के देशों से वापस पाकिस्तान जाता है। तो आप ही के पैसों से, हिंदुस्तानी के पैसे से हिंदुस्तान का खून बहा जा रहा है। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। लोग नहीं समझते हैं, वो तो खुश हैं कि मैं ड्रग ले रहा हूँ, लेकिन हर आदमी थोड़ा कंट्रीब्यूट तो कर रहा है। और आप सोचो इतना सारा जब पैसा बन रहा है और हवाला ट्रेड से वो जाता है, और पाकिस्तान फिर वो पैसा पाकिस्तान में जाता है, तो हथियार का पैसा, टेररिस्ट को ट्रेन करने के लिए पैसा, रिक्रूटमेंट के लिए, ये सारा पैसा वहीं से तो आ रहा है। इसलिए मैंने आपको शायद अभी पासिंग में बोला था, आईएमएफ के अलावा बहुत दूसरे तरीके हैं पैसों के, ये ड्रग्स भी है। तो हमारा ही हिंदुस्तान उनकी फंडिंग कर रहा है, देखा जाए, जो हमारे लोग ड्रग्स लेते हैं। मैं तो देखो, मैंने आज तक अपनी आर्मी करियर में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, ना मैंने सिगरेट को हाथ लगाया। तो मैं और मेरे जो जवान थे उनको शौक़ था ये इसका पीने का, दारू का। और मेरे जवान अगर सुनेंगे भी, उनको मालूम है कि मैंने प्यार से उनको बता दिया था कि दारू पीने के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो ड्रग्स तो खैर मतलब ही नहीं है। तो कहने का मतलब है हमारे हिंदुस्तानियों को ये सब ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो आप ख़ास कर ये ड्रग्स में पाकिस्तान को ही पैसा भेज रहे हो, और उसी से हम लोग का खून बहा जा रहा है। क्या हमें मंजूर है? हर भारतीय को ये पूछना चाहिए। That's why I trying to stop the India-Pakistan trade by all the way, direct or नहीं, ये indirect तो was स्मगलिंग way. है ना, वो ट्रेड नहीं, Yeah. ये तो ड्रग्स हाँ. कभी लीगली नहीं आते हैं, ये तो स्मगलिंग है। Yes, okay. One last question. What is the permanent solution of this terrorism? What they are attacking on us? There is no permanent solution. Whole world is facing this problem of terrorism. There is only one solution. As a soldier, I believe Pakistan hits you one, you hit him 10 times. They have to be given a solid hammering. I am not saying war. जो अभी हमने किया मेरे ख्याल 10 टाइम्स द रेशियो था। इट्स नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैजुअलिटी कि उन्होंने हमारे 26 मारे तो हम वो 10 इंटू 26 कर दे 260। नो, इट इज़ नॉट दैट। इट इज़ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होना चाहिए कि बार बार उनको पता होना चाहिए कि अगली बार हमने कुछ और किया तो इंडिया विल डू अ ज़बरदस्त थिंग। तो यू आर अवेयर, प्राइम मिनिस्टर ने भी बोल दिया है, अब भारत का न्यू नॉर्मल शुरू है। न्यू नॉर्मल मतलब नौ आप इसको अपने तरीके से डील करते रहोगे। तो पाकिस्तान पे साफ मैसेज कर दिया है कि आपको हम तगड़ा डील करेंगे। आप एक अटैक करके देखो, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया ना
एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, बोला है। तो वी विल डू इट इन आवर ओन वे। वॉर डज नॉट मीन कि हम पूरी फौज घुसाड़ दें, नहीं। हम क्यों ये पाकिस्तान के जाके इतना वो करें, क्योंकि लड़ाई हमारे देश के हित के लिए नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान को, अब मैं आपने सवाल जो किया, अब इसका एक ही तरीका है। आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ इकोनॉमी है, 4th नंबर की वर्ल्ड में। 4th नंबर है और 4 ट्रिलियन वर्थ। हमारी इकोनॉमी जब बढ़ती रहेगी, आप देखो हमारे लोगों की तरह कल इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री में आ जाएगा, मिडिल इनकम कंट्री में आ जाएगा। प्रभाव किस पे पड़ेगा? भारत पे। पीस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगा, डेवलपमेंट होगा, हमारे लोग आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे लोग अब्रॉड जाएंगे, हमारा यूथ है, इतना काबिलियत है, उसकी टेक्निकल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट स्किल्स और ये सॉफ्टवेयर नॉलेज इतनी बढ़िया है। अब आप बोलिए, उधर टेररिज्म पे का फोकस चल रहा है, एक तुलना होएगी कि नहीं? वो लोग बोलेंगे कि यार अपने आप ही वो यही सोल्यूशन है। मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिकली कर इंडिया चलता रहे अपनी गाड़ी में। ये तो एक देखो एक डाइवर्जरी आता है, इनको एड्रेस करो। आर्मी में होता है ना, जब ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आइदर वी बाईपास दी ऑब्स्टिकल और वी ओवरकम इट। सो दिस इज एन ऑब्स्टिकल, पाकिस्तान इज एन ऑब्स्टिकल। सो जस्ट समटाइम्स बाईपास, समटाइम्स ओवरकम इट। मतलब उसको ऐसा कुछ चोट मारो जो अभी हमने मारी है कि फिर वो बैठे। परमानेंट सोल्यूशन पाकिस्तान के लोग ही हैं। जब वो देखेंगे कि कहाँ इंडिया तरक्की कर रहा है। आपको पता है इस टाइम पहली बार बजट में न्यूक्लियर एनर्जी के लिए इतना पैसा किया है, और आपको मालूम है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनेंगे कंट्री में, ठीक है, इंडिजिनस। अमेरिका और ये सारी कंट्रीज आ रहे हैं। कल भारत में आज से कुछ साल के अंदर बिजली का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। वी विल बी सरप्लस ऑफ पावर, एनर्जी। एक देश को ये सब चलाता है, एनर्जी वगैरह। तो जब पूरा हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और आज आप देखिए हमारा एग्रीकल्चर और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार्टअप्स। आज मेरे को खुशी होती है कि जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं वो स्पेस में सैटेलाइट भेजने के लिए तैयार हैं। फिर हमारा जो एक्सपोर्ट होगा, जो मेड इन इंडिया कंसेप्ट है, उससे क्या है, हथियार बनेंगे। और अभी तो इस लड़ाई में हमने प्रूव कर दिया, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारी इकनॉमी बढ़ती रहेगी। तो पाकिस्तान वो गरीब सा एक देश रहेगा, तो उनके लोग उसको बोलेंगे नहीं, मुनीर को और शहबाज शरीफ को, कि भैया हिंदुस्तान कहाँ पहुँची जा रहा है और तुम तो हमें बस यहाँ टेररिस्ट टेररिस्ट टेररिस्ट। और कश्मीर की बात करते हैं, अपने पाकिस्तान को तो संभाल नहीं सकते हैं, बलूचिस्तान को तो संभाल नहीं सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को संभाल नहीं सकते हैं, POK को संभाल नहीं सकते हैं। कश्मीर, मैंने फिर बोल रहा हूँ, मुद्दा नहीं है, वो एक डाइवर्जन टैक्टिक्स है। असली मुद्दा है ड्यूरेंट लाइन, और जो मैंने आपको पहले समझा दिया है। सो इसका सोल्यूशन यही है, लोग वहाँ जब खड़े होंगे अपने देशवासियों से पूछेंगे कि आप तो इंडिया से ही निकले हो, वो कहाँ पहुँच गया है और हम कहाँ हैं। आज पाकिस्तान वर्ल्ड में गरीब देश में माना जाता है। इसका मैंने आपको बोला 6.8 बिलियन डॉलर्स वर्थ है, क्या नाम है, IMF लोन का कर्जा है। आज भारत के पास कोई कर्जा है नहीं, हमारा तो ट्रेड सरप्लस है। अब तो एप्पल शैपल सब इंडिया में आने वाले हैं। वो वी आर ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डे बाय डे। तो हमारी इकोनॉमी, और देखो दो चीज़ साथ साथ चलती हैं, सॉलिड डिफेंस, सॉलिड इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी अच्छी है तो डिफेंस अच्छी होगी, डिफेंस अच्छी है तो पीस रहेगा, पीस अच्छी है तो स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है, स्टेबिलिटी है तो लोग आके इन्वेस्ट करेंगे। डन। आज अफगानिस्तान इतना तरक्की देश था पहले 60-70s में, वहाँ 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स वर्थ मिनरल रिजर्व्स हैं। कोई कंट्री जा रहा है वहाँ पर इन्वेस्ट करने, क्योंकि वहाँ हालात ख़राब हैं। तो इंडिया के लिए एक और बड़ा मैसेज है, आज हमारे लोगों को मुनीर का कठपुतली नहीं बननी है। पूरा हिंदुस्तान के अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। जो इस देश में है वो एक भारतीय है, और हमारी सब लोगों की, यूट्यूबर से लेके सोशल मीडिया से लेके, हमें सबको जोड़ना है। अगर हम ये हिंदू मुस्लिम करने लगे तो पाकिस्तान का ISI मुनीर तो ताली बजाएगा, और हमारे वही लोग एजेंट्स कहलाएंगे उनके। ये हमारे देश का फैसला है, और ये हमने दिखा दिया है ऑप सिंदूर में कि पूरा देश एकजुट था। आप 2 मिनट की कल्पना करो कि अगर
यहाँ पर राइट्स चल रहे होते हिंदू मुस्लिम, तो क्या होता? अंदर में एक और दुश्मन पैदा हो जाता। क्या हम ये लड़ाई लड़ना चाहेंगे कि अंदर हम अपने एक और दुश्मन खड़ा कर रहे हैं? नहीं। तो देश में एक हार्मनी आनी चाहिए। हार्मनी मतलब एकता आनी चाहिए, और देशवासियों को भारतीय सेना से सीखना चाहिए। भारतीय सेना में हर धर्म, हर कास्ट के लोग हैं, और हम सर्वधर्म स्थल होता है हमारा। हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं। ऑफिसर जवान के साथ इतना रिश्ता अच्छा होता है। तो ये पूरे लीडरशिप को, कॉरपोरेट वर्ल्ड को ये सब सीखना चाहिए। क्योंकि लोगों को ऐसा ट्रीट करते हैं कि नहीं, वो तो वो हैं जो सबॉर्डिनेट्स हैं। तो इंडियन आर्मी और इंडियन आर्म फोर्सेस इज अ मॉडल एग्जांपल फॉर कंट्री टू अंडरस्टैंड यूनिटी। यस। मेरे जवान महाराष्ट्र के हैं, आम तौर पे शेड्यूल कास्ट हैं, महार्स हैं, ठीक है। मेरे पास जवान कोई मुस्लिम भी थे, कोई बुद्धिस्ट थे, कोई हिंदूज थे। मैं जब जीओसी था, मेरे अंडर में मुसलमान थे। कितने कितने हम मस्जिद जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, चर्च जाते थे, मंदिर जाते थे। हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मुनीर साहब यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान टूटे धर्म के ऊपर, जो अंग्रेज़ों ने कराया था, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने कराया But था। we are now very strong and united. Yes, we have to be strong and united. That is the whole message. United India is again a problem for Pakistan. A divided India is what they want. पाकिस्तान का स्टेटस स्ट्रेटजी क्या है? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हाँ, क्या हमारे लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें डिस्टेबलाइज करे? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो उसके लिए क्या करना है हमने? यूनाइटेड इंडिया। तो ये कास्ट धर्म कुछ नहीं, वी आर ऑल इंडियंस, एज इंडियंस विल फाइट। और देखिए, जहाँ तक ये पॉलिटिक्स है, वो तो कंट्री में होनी चाहिए। पॉलिटिक्स का अलग रोल है, अलग आइडियोलॉजी होगी सबके, बट कंट्री में यूनिटी होनी चाहिए। देखिए, आज एक फैमिली में भी डिफरेंट व्यू पॉइंट तो होता है। क्या एज अ फादर मैं अपने बच्चों को और सबको बोल सकता हूँ नहीं तुम यही करो? वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी वंस व्यूज, बट येट टेक देम अलोंग एज अ टीम। कॉर्पोरेट में भी तो यही होता है। Yes, very true, sir. हर ऑर्गेनाइजेशन में यही होता है। आपके टीम में इतने मेंबर्स हैं, सबके अलग व्यूज़ होंगे, उनको एक कॉमन पाथ में करो, टेक देम अलोंग, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ टीम वर्क। तो देश का भी यही है। तो होल कंट्री वाज यूनाइटेड इन ऑप सिंदूर, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। Yes, sir. So true. Anyway, thank you so much, sir, for joining me. थैंक यू शशांक। आज हमने इंडिया पाकिस्तान के बारे में जाना, टेररिज्म को डिकोड किया. होप यू गाइज लाइक इट, एंड इफ यू गाइज लाइक इट, प्लीज़ hit the like button and please subscribe my channel. Thank you for joining me.